Assalamu alaikum wa rahmatullah. So welcome to the second lecture of magnetism. तो बेटा पहले लेक्चर में मैंने आपको मैग्नेटिज्म का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था और इसकी रेलेवेंस बताई थी कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड या आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। नीट हो या जेई मेंस या जेई एडवांस हो, हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर के हवाले से ये है कि दिस इज़ क्वाइट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें हमारे 5 यूनिट्स आते हैं, जो आपकी 12th क्लास फिज़िक्स है उसके जो पहले 5 यूनिट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन करंट, देन मैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन सारे यूनिट्स को मिला के हम बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मैग्नेटिज्म है। और मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि चार्ज के साथ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज देयर विद द चार्ज। इसी तरह बेटा मैंने आपको ये कहा था कि अगर एक चार्ज मोशन में है तो उसके साथ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस जो है, ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है। पर जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के साथ हमेशा होता है, चाहे चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, चाहे चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, चाहे चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी देयर। बट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज के साथ तभी एसोसिएट होगा जब चार्ज मोशन में होगा। सो व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड। और जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसी तरह हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और ये बात आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपके पास 2 चार्जेस होंगे तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो आपको उन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको एक पॉइंट पे डिफरेंट चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसमें आप वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर अलजेब्रा यूज करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे। तो इसका मतलब है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड में वैलिड था वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड में भी वैलिड है। ठीक है। और एक पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि बेटा जो करंट होती है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ करंट इज बेसिकली द मोशन ऑफ चार्जेस। जब चार्ज मूव होता है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम करंट कहते हैं। अब चूंकि आपने अभी याद रखा कि मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब करंट जो होती है, करंट इज बेसिकली द मोशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करता है तो करंट जनरेट होती है, उसको हम करंट कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था, कि करंट जो है इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Current basically represents the motion of charge, and motion of charge basically creates magnetic field. So we can say current is also the source of magnetic field. So ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आप प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे एंड आई एम रिपीटिंग देम, कि मैग्नेटिक फील्ड के बेटा आप फिलहाल जो है याद रखेंगे कि सोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मूविंग चार्ज होता है, दूसरा आप कह सकते हैं कि करंट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज करंट में ऑल्सो जो होता है इसमें भी मूविंग चार्ज होते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास बार मैग्नेट होता है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स, सम ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और सम ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल, वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, उनके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है बेटा, शाबाश। सो आप याद रखेंगे ए मूविंग चार्ज, ए करंट और ए बार मैग्नेट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम कहते हैं कि एक चार्ज के
अराउंड एक रीजन होता है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस होने का मतलब है कि जिस रीजन के अंदर अंदर वो दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उस रीजन को हम कहते हैं कि ये जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इसी तरह बेटा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि एक मैग्नेट जो होता है या एक चार्ज अगर मूव कर रहा है, या अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट पास हो रही है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो अराउंड इसमें जो स्पेस होगी, इसके अराउंड जो एरिया होगा, इसके अराउंड जो स्पेस होगी, या एक मूविंग चार्ज के अराउंड जो स्पेस होगी, या एक बार मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होगी, उसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड्स आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसका मतलब है अगर इस स्पेस में आप किसी दूसरे मूविंग चार्ज को लाएंगे, या किसी दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को लाएंगे, या किसी दूसरे बार मैग्नेट को लाएंगे, ये जो बार मैग्नेट है, या ये जो मूविंग चार्ज है, या ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और किस रीजन के अंदर अंदर ये दूसरे मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस रीजन को कहते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा। अब हमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालते थे, इसी तरह हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालते हैं, जिसको हम जनरली स्ट्रेंथ कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं कि बताओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, या बताओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब चाहे आप इसको स्ट्रेंथ कहें या इंटेंसिटी कहें या मैग्नेटिक फील्ड की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालने का मतलब होता है बेसिकली कि इसका इन्फ्लुएंस या ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी दूसरे मैग्नेट पे। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक स्पेस के अंदर आप कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ निकालने का मतलब है कि इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही डिफाइन किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि इसका मतलब होता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। तो बेटा आज का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट, ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, शाबाश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसे हम बेसिकली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। बेटा बेसिकली ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट से हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो है या एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है, वाज़ा हो जाता है कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है दैट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब मैं यहां पे लिखूंगा बेटा इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या बेसिक पर्पस क्या है, इस मैं ब्रैकेट में लिखूंगा दिस एक्सपेरिमेंट proves that magnetic field exists around a current carrying conductor, current carrying wire और कंडक्टर। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर के थ्रू करंट पास हो रही है, तो वो जो वायर है ना वो भी मैग्नेटिक सोर्स बन जाती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन जाती है। उसके अराउंड जो स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और उसको जो प्रूव किया है वो ऑरस्टर्स ने प्रूव किया है एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा बेटा This experiment proves that magnetic field exists around a current carrying wire। ठीक, मान लो अगर आपके पास ये वायर है, ये एक वायर है और इस वायर के थ्रू करंट पास हो रही है, करंट आई, तो एज पर दी ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसके अराउंड में जो रीजन है, इस रीजन में इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप पाएंगे। यू विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड of this wire around this region, and this has been proved in ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बेसिक सा आप इसका कंक्लूजन याद रखेंगे। ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट में हम प्रूव करते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर
कैसे मैग्नेटिक फील्ड, या इससे हम प्रूव करते हैं कि जी अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया और अभी भी आपको रिपीट करवाया ये चीज कि मैग्नेटिक फील्ड के जो है 3 सोर्सेज हैं। एक तो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज, ठीक है बेटा, और दूसरा है करंट, और तीसरा है बार मैग्नेट, ठीक। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। एंड जो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये प्रूव किया कि करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स एज अ मैग्नेट, दैट वाज ऑरस्टर्स। तो देखो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या है बेटा, मैं एक छोटी सी एक फिगर यहां पे बनाता हूं और आपको इसके डिटेल समझाता हूं कि ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ऑरस्टर ने हमको क्या सिखाया, कैसे इसने प्रूव किया। एक सर्किट बनाते हैं हम यहां पे, दिस इज अ सर्किट, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये रजिस्टर है और ये मान लो स्विच है यहां पे, दिस इज अ स्विच, और ये वायर, दिस इज अ वायर। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अगर ये बैटरी है, लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल V है, रेजिस्टेंस इज R एंड दिस इज की K, ठीक है बेटा। तो एज यू नो कि करंट की डायरेक्शन जो है सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की और होती है, सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि अगर करंट फ्लो करती है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो ये जो इसके अराउंड जो रीजन है क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए बेटा याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक नीडल होनी चाहिए। जैसे कंपास होता है या मैग्नेटिक नीडल होती है, ये एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट होता है। अगर मान लो ये रीजन है और इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास मैग्नेटिक नीडल होगी, तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी बेटा, ये डिफ्लेक्ट करेगी। हाँ, जो ही आप मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है। इसका डिफ्लेक्ट होना ये प्रूव करता है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक नीडल से। मैग्नेटिक नीडल आप लाओ, उसको रीजन में डाल दो, अगर उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये वाइब्रेट करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, शाबाश। तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर हमको ये देखना है कि इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है कि नहीं किया है, हम क्या करेंगे, हम एक मैग्नेटिक नीडल को लाएंगे, उस मैग्नेटिक नीडल को हम रखेंगे यहां पे, ठीक है। तो पहले हम इस स्विच को रखेंगे ऑफ मोड में, इस स्विच को हम बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब है करंट यहां से पास नहीं होगी। हम देखेंगे ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस मैग्नेटिक नीडल को इधर ही रखेंगे, पर ये जो स्विच है ना इसको हम ऑन करेंगे, इस स्विच को हम बेटा ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो यहां से करंट पास होगी। अगर करंट पास होने से इस मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब है ये जो वायर है इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अगर इस वायर ने, इस करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है तो तभी तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो गई, तो हमारा जो मसला है वो तो हल हो गया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है it actually creates magnetic field and that magnetic field can be deflected. We can detect that magnetic field using we can find that magnetic field using this magnetic needle, ठीक। तो यही ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट है। ये मैग्नेटिक नीडल को हम यहाँ लाते हैं, दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, ऐसे होती है मैग्नेटिक नीडल, जैसे कंपास होता है बेटा। तो हम क्या करते हैं, पहले ऑरस्टर ने क्या किया, इस की को बेटा ऑफ मोड में रखा। जब इसको बंद रखा तो इस वायर के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगी। जब करंट पास नहीं हुई, ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई। पर जो ही ऑरस्टर ने इस की को ऑन किया तब जाके बेटा क्या हुआ, करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, ठीक है बेटा। जब करंट फ्लो हो गई तो इस नीडल ने बेटा स्टार्ट किया डिफ्लेक्ट होना। डिफ्लेक्ट होना इसका ये प्रूव करता है कि इस करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो बेटा नीडल है ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी।
ठीक है। तो दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ऑरिस्टर्स एक्सपेरिमेंट। तो ऑरिस्टर्स एक्सपेरिमेंट में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि whenever there is current carrying element there will be magnetic field around it। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है करंट कैरिंग एलिमेंट। सो करंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे। तो एक और चीज यहां पे आप याद रखेंगे, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऑरिस्टर ने ऐसे भी किया, उसने अगर मान लो की ऑन की तो ये जो नीडल है ये मान लो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। हाँ, फिर उसने क्या किया, इसने इस बैटरी को रिप्लेस किया, उल्टी डायरेक्शन में डाल दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अब क्या होगा, ये जो करंट है अब ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगी, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। बेटा जब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो गई तो ऑरिस्टर ने क्या देखा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना ये डिफ्लेक्ट हो गई, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। सो इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट, बट इट विल डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो ये कंफर्म करता है कि जो डिफ्लेक्शन है ना दैट इज एक्चुअली ड्यू टू करंट। अब याद रखो मैग्नेटिक नीडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, खाली मैग्नेटिक फील्ड। और इसका मतलब है करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो गई। सो इस नीडल ने हमको ये प्रूव करके दिया, इस नीडल के डिफ्लेक्शन ने हमको ये प्रूव करके दिया कि जो बेटा है मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद करंट। ठीक, अब यहां पे हम एक और इसी ऑरिस्टर्स एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल ये बेसिकली हमको देता है, देखो बेटा ये रूल किसके लिए है, दिस रूल बेसिकली गिव्स अस द डायरेक्शन। ये हमको डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ये आपको बताएगा कि जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, मान लो अगर ये मैग्नेटिक नीडल है और ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ये याद रखेंगे मैग्नेटिक नीडल के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिलहाल आप जनरली याद रखिए ये मैग्नेटिक नीडल है। तो मैं आपको एम्पियर स्विमिंग रूल का स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, तो ये पहले याद रखेंगे ये रूल किसके लिए है, दिस गिव्स अस द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ये नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए क्या कहता है एम्पियर स्विमिंग रूल, वो कहता है कि मान लो अगर आप करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे तो पहले आपको देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो बेटा अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप इमेजिन करेंगे कि एक आदमी जो है वो स्विम कर रहा है, दैट ह्यूमन इज स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर ये आदमी स्विम कर रहा है हाँ, सच दैट जो करंट है करंट एंटर्स एट हिज फीट एंड लीव्स एट हिज हेड। अगर ये बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आप इमेजिन कर लो कि एक आदमी जो है वो स्विम कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसी डायरेक्शन में एक आदमी स्विम कर रहा है तो जो करंट है ना वो इसके फीट से एंटर कर रही है और इसके जो हेड से है वो लीव कर रही है, बाहर आ रही है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल ये कहता है कि बेटा जो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल होगी ना दैट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन। अगर ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है तो याद रखेंगे जो डिफ्लेक्शन होगी वो दैट विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। सो क्या है, फिर से देखो, इफ ए मैन इज स्विमिंग along the direction of current in such a way that current enters at his feet and leaves at his head, ठीक, then remember the deflection of the needle will be towards left। ठीक है, पर याद रखेंगे ये जो इसका जो फेस है ना इट शुड बी towards this wire। मान लो बेटा ये अगर वायर है, if this is वायर, ये मान लो ऐसे वायर है हाँ, अगर करंट ऊपर इस डायरेक्शन में आ रही है such that it is entering at my feet and leaving at my head, तो जो मेरा लेफ्ट साइड है ना ये वाला साइड, तो जो डिफ्लेक्शन नीडल की होगी, नीडल की डिफ्लेक्शन इस तरह होगी। अब अगर उल्टी डायरेक्शन में करंट आएगी तो डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट। तो एक और चीज हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लो अगर ये नीडल का बेटा जो है, इफ दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ऑफ द नीडल एंड करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
हम इसको सिंपली याद रख सकते हैं इस वर्ड से, SNOW। देखो इसका क्या मतलब है, इफ करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये नीडल है एंड द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, देन द डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। क्योंकि अगर ये साउथ नॉर्थ है तो बेटा ये डायरेक्शन वेस्ट होगी, तो ये डायरेक्शन होगी ईस्ट, ठीक, बिकॉज यू नो दिस थिंग, इफ दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, देन दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो इस वर्ड से आप याद रखेंगे स्नो, इफ करंट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन द डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। या आप याद रखेंगे इफ द करंट इज एंटरिंग एट द फीट एंड लीविंग एट द हेड एंड द मैन इज फेसिंग द वायर, हाँ उसके सामने वायर है, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। सो दिस इज योर एम्पियर स्विमिंग रूल। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा हमारे पास एक रूल है जिससे हम डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में नीडल डिफ्लेक्ट होगी। सो आपने दो चीजें सीखी। ऑरस्टर्स एक्सपेरिमेंट में आपने ये सीखा कि इसमें हम बेसिकली प्रूव करते हैं कि करंट जब होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे? हम करंट कैरिंग एलिमेंट के सामने मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, जो ही करंट पास होती है मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर करंट की डायरेक्शन हम उल्टी कर दे तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी उल्टी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको देखना होगा कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, उसके लिए आपके पास एक रूल है जिसको हम एम्पियर स्विमिंग रूल कहते हैं। एम्पियर स्विमिंग रूल सिंपली कहता है इफ दिस इज नीडल, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, एंड if the current is in the direction from south to north, then the deflection of needle will be towards west. You understand? Yes. So this is your Oersted experiment and your Ampere swimming rule. Thank you.